वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स विद खुशी। आज हम करने वाले हैं मोस्ट कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट मेक इन मैथ्स एग्जाम। आपका जब मैथ्स का पेपर रहता है तो आप उसमें पढ़ के तो सब चले जाते हैं, पर कई बार ऐसा होता है हम कुछ छोटी छोटी चीजें छोड़ देते हैं जिन चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं। उन चीजों को अगर आपने अवॉइड कर लिया और उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर दिया तो आपके 10 से 15 मार्क्स और ज्यादा अच्छे आ सकते हैं। अगर आपका टारगेट है कि आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करके 10 से 15 मार्क्स और गेन कर सकते हैं, मतलब आपके 70 टू 75 मार्क्स आ सकते हैं। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी है। सबसे पहले मिस्टेक है नॉट राइटिंग थ्योरम स्टेटमेंट बिफोर प्रूफ। आप कोई भी थ्योरम प्रूफ करते हैं तो उसके पहले उसका स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं। ठीक है, आप कभी भी कोई थ्योरम को प्रूफ करेंगे तो उसका जो स्टेटमेंट होता है उसकी एक लाइन होती है कि इसका अच्छा है, इसका मतलब ये है। तो वो सारे थ्योरम्स के स्टेटमेंट आपको याद होने चाहिए। जैसे कि आपके स्टेटमेंट कौन कौन से चैप्टर्स में है, ट्राइंगल्स में है, सर्कल में है, पैरेललोग्राम में है, यूक्लिड ज्योमेट्री में भी है। तो इन सब चैप्टर्स में जो थ्योरम्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स आपको याद होनी चाहिए। वो आप रट लीजिए या याद कर लीजिए, आपको सारे स्टेटमेंट पता होने चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट लिखने के भी मार्क्स होते हैं। 1 मार्क स्टेटमेंट प्रूफ करने के पहले लिखने के भी मार्क्स होते हैं। एग्जामिनर क्या देखता है? एग्जामिनर देखता है कि सबसे पहले आपने स्टेटमेंट लिखा है कि नहीं, क्या गिवन है वो लिखा है कि नहीं, क्या प्रूफ करना है वो लिखा है कि नहीं, अगर उसमें कोई कंस्ट्रक्शन है तो वो आपने करा है कि नहीं, कुछ ड्रॉ अगर करना है तो वो करा है कि नहीं, और फिर उसके बाद आपका प्रूफ देखा जाता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो आप बताता है कि एक क्वेश्चन सही होगा कि नहीं। तो आपको स्टेटमेंट लिखना भी बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, उसके वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। फिर वो टीचर से आर्ग्यू करते हैं कि हमने तो पूरा आंसर सही लिखा है तो हमारे मार्क्स क्यों काटे गए। तो स्टेप मार्किंग भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका आंसर सही आना भी ज़रूरी है, उसके साथ-साथ स्टेप्स भी ज़रूरी हैं। मिस्टेक नंबर 2, स्किपिंग स्टेप्स इन अलजेब्रा। जैसे कि आपका पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस हैं, ये सब जो चैप्टर है अलजेब्रा से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, इसमें कई बार हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट आंसर ही निकाल लेते हैं, उसके बीच के स्टेप्स नहीं लिखते हैं। जैसे कि ये एक एग्जांपल है कि अगर x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली है ना -2 रख देंगे और है ना उसको हवा में ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसका आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। पर हम अगर ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आ रहा है तो हम हवा में जब क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करते हैं तो कई बार हमारी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो आप टाइम बचाने के लिए आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर स्टेप्स को आपको अवॉइड नहीं करना है। ऑल्सो अगर आपको ये बाकी के एमसीक्यू के अलावा क्वेश्चन आता है तो आपके स्टेप मार्किंग होते हैं। अगर आपने उसको स्टेप बाय स्टेप वे में नहीं लिखा है तो टीचर को लगेगा कि आपने कहीं से इसको चीटिंग करके लिखा है, तो वो उस चीज के भी मार्क्स काट लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, देखिए मैंने जो आपको इसको सारे स्टेप दिया है, तो उसमें आपको बताया गया है कि आपको किस तरीके से क्या क्या लिखना है, ठीक है। ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, ठीक है। मिस्टेक नंबर 3 है नॉट राइटिंग फॉर्मूला बिफोर सब्सटीट्यूशन, ठीक है। आपका सरफेस एरिया, वॉल्यूम, हीरॉन्स फॉर्मूला, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे जो चैप्टर्स हैं, इनमें अगर आपका कोई भी फॉर्मूला है, उसको पहले आपको फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा आप जब उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि अगर मुझे बोला है फाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, तो आपको पहले ये लिखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आपको गिवन लिखना पड़ेगा कि मुझे रेडियस इतना दिया हुआ है, हाइट इतनी दी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप ये लिखेंगे और उसके बाद इसको सब्सटीट्यूट करके फाइनल आंसर निकालेंगे। आप कभी भी डायरेक्टली 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू रख के सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। ये वाले स्टेप के भी मार्क रहते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 4, यूनिट मिस्टेक इन मेंसुरेशन। आपका जब कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है तो कई बार ये होता है कि हमारे इसमें हम यूनिट्स ही नहीं देखते हैं। मतलब हमको दिया है कि हाइट जितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर दी है, तो हम वो सेंटीमीटर देखेंगे ही नहीं, सिर्फ 7 देखेंगे, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि आप उसमें यूनिट गलत लिख देते हो ना, आंसर जो लिखते हो ना उसमें आपको यूनिट प्रॉपरली लिखनी पड़ती है। और अगर कई बार हम नहीं लिखते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि कंफ्यूज करने के लिए अलग-अलग यूनिट आपको दी हुई रहती है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इसमें ये वाले क्वेश्चन में मास जो है वो 2 केजी दिया हुआ है, ठीक है।
ये केजी में दिया हुआ है और वॉल्यूम कितना दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर आपको डेंसिटी निकालना है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो ये जो वॉल्यूम निकलता है ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकल सकता है। ठीक है, आप या तो इसको केजी को फिर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो फिर ये सेंटीमीटर क्यूब को आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो तरीके हैं, आपको दिया हुआ है मास 2 kg और वॉल्यूम दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो आप या तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर क्यूब में, या तो फिर आप इसके मास को ग्राम्स में कन्वर्ट करके फिर आंसर को सॉल्व करेंगे। आप डायरेक्टली किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको क्या है कि आपको यूनिट्स भी पता होनी चाहिए, उनके पीछे क्या लिखी हुई है और क्या प्रॉपर यूनिट होती है। ओके, मिस्टेक नंबर 5 है नॉट ड्रॉइंग रफ डायग्राम इन ज्योमेट्री। आपके कुछ चैप्टर्स है जैसे कि ट्राइंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, है ना, कंस्ट्रक्शन तो हमको नहीं है। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं इनमें आपने अगर जैसे कई क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको सॉल्व करने के लिए वो डायग्राम पहले से प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो एक स्टेटमेंट लिख के बता देंगे कि अच्छा ये ऐसा ऐसा है, तो आप अगर उसका डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपने सिर्फ माइंड में सोच लिया है कि अच्छा इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, तो कई बार हमारी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं और हम उस सॉल्व क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते। और इवन अगर हम रफ डायग्राम बनाते हैं तो टीचर के माइंड में एक अच्छा इंप्रेशन आता है कि इस बच्चे को ज्यादा अच्छे से चीजें आती हैं, तो वो मार्क्स कम काटेगा, उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ओके, मिस्टेक नंबर 6 है लीविंग केस स्टडी क्वेश्चंस। आपके लास्ट के 2 क्वेश्चंस आते हैं केस स्टडी में से, ठीक है, आपको वो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। बच्चों को लगता है कि जो केस स्टडी के क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट आते हैं, तो इसलिए वो छोड़ देते हैं। ये किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं पहली बात तो, और वो क्वेश्चंस इजी ही आते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी बेस सारी चीजें पढ़ी हुई है तो उसके बेस पे ही क्वेश्चन आएगा, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आता, वही कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है पुअर टाइम मैनेजमेंट। क्या होता है कि अगर हमारे पास जैसे एमसीक्यूज क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पास 20 क्वेश्चन है, आपने उसमें बहुत टाइम लगा दिया, आपके पास सब क्वेश्चन के लिए एक एक मार्क्स ही मिल रहे हैं, आपको उन 20 क्वेश्चन में एक एक मार्क्स ही मिल रहे हैं। अगर आपने उनको बहुत देर तक सॉल्व कर रहे हो आप, तो आप बाकी क्वेश्चंस कब करोगे? आपके पास 3 घंटे का टाइम है, उसमें अगर आपने प्रॉपरली नहीं समझा कि किस चीज को कितने देर में सॉल्व करना है, तो आपका पेपर छूट जाएगा, गलत हो जाएगा और आप एकदम पैनिक में चले जाएंगे। तो आप जैसे एमसीक्यूज अगर आपके पास है तो आप पहले तो उनको नंबर वाइज उनके लिए स्पेस लिख दीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस वाइज लिख दीजिए। अब इसमें से आपको जो जो आ रहे हैं, जो जो बन रहे हैं, उनको आप सॉल्व करके उनके आंसर्स तो लिख दीजिए, बाकी स्पेस को छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आगे बढ़ने के बाद जब आपका पूरा पेपर हो जाए उसके बाद आपके पास समय बचेगा, तो वो जो समय बचेगा उसमें जो बचे हुए क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करके देखिए कि क्या हमारा आंसर आ पा रहा है कि नहीं। और अगर फिर भी आंसर नहीं आए तो आपको जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा हो उन एमसीक्यूज का, उन पे आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, या तो तुक्के मार के आ जाइए, पर क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, वैसे ही अगर आप और भी दूसरे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा मार्क्स टाइम लगा रहे हैं तो वो भी कोई किसी काम का नहीं है। तो एक टाइम मैनेजमेंट का एक रफ आइडिया मैंने दिया हुआ है कि आप एमसीक्यूज क्वेश्चंस को 25 मिनट दीजिए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन को 20 मिनट्स देना है, 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन टोटल जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उनमें टोटल 20 मिनट्स आप दे सकते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 45 मिनट्स दे सकते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आधा 1 घंटा दे सकते हैं। ठीक है, और लास्ट का 20 मिनट आपको रिविजन के लिए रखना है। ठीक है, जिसमें आप चेक करेंगे कि आपने सारे क्वेश्चन कर लिए कि नहीं, आपने सारे क्वेश्चन सही से किए हैं कि नहीं, और जो आपने एमसीक्यूज वगैरह छोड़े हो या कोई और से क्वेश्चन छोड़े हो तो उनको आपको सॉल्व करना है इस टाइम में। तो ये अगर आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया तो आपका पेपर ज्यादा अच्छा जाएगा। मिस्टेक नंबर 8 है नॉट रीचेकिंग एमसीक्यूज। आपने एमसीक्यूज जब सॉल्व कर रहे हैं, आपको मैंने बोला कि आपको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत टाइम नहीं देना एमसीक्यूज में, तो कई बार ऐसा होता है कि हम स्पीडली किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं तो हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, कुछ कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं, कुछ चीजें भूल जाते हैं। तो आपको एमसीक्यूज को रीचेक भी करना है क्योंकि वो 20 मार्क्स जो है वो आपके डायरेक्ट आ रहे हैं आपके पास, तो उनमें आपको या तो
मतलब ये जो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस है, इसमें चारों में से एक ऑप्शन तो सही होगा। अगर आपका आंसर सही आ रहा है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी उस आंसर के सही होने की बहुत ज़्यादा है ना? व्हेयरएज़ 2 मार्क, 4 मार्क के क्वेश्चंस में तो आपकी स्टेप मार्किंग भी चेक हो रही है, ठीक है? तो इसलिए आपको एमसीक्यूज़ को वापस चेक करना है, ठीक है? जो भी एमसीक्यूज़ आपने करे हुए हैं, उनको वापस चेक करिए कि क्या वो सही हैं। आपके पास जो लास्ट का टाइम बच रहा है, उसमें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, उसमें आप तुक्का लगाएँगे, पर तुक्का भी आपको जो ज़्यादा सही लग रहा है, उस आंसर पे तुक्का लगाइएगा। ऐसा नहीं कि एबीसीडी जय माता दी करके कोई सा भी टिक कराएँ, ठीक है? मिस्टेक नंबर 9 है नॉट लेबलिंग ग्राफ्स प्रॉपरली, ठीक है? आपका जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता है चैप्टर, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है, आपका स्टैटिस्टिक चैप्टर है, तो इनमें ग्राफ्स वगैरह का यूज़ आता है, ठीक है? जैसे कि यूक्लिड ज्योमेट्री में, सॉरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको जो प्लॉट करना रहता है, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना रहता है, उसमें बहुत से स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस उसको लेबल ही नहीं करते। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, ये सबको आपको लेबल प्रॉपर्ली करना है, क्योंकि बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि अगर आपने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नहीं लिखा है, तो वो उसके भी मार्क्स काट लेते हैं। तो ये सब चीज़ें को हमको अवॉइड करना है, ठीक है? वैसे ही स्टैटिस्टिक्स में अगर हम जैसे कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम जैसे लिखते हैं 1 सेंटीमीटर, हम लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, है ना? ऐसा लिखते हैं कई बार अगर हम अपने मन से कोई यूनिट ले रहे हैं तो ये सब लिखना भी बहुत ज़रूरी है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और अगर आप वो चीज़ें अच्छे से लिख के आते हैं, तो ये आपके टीचर के माइंड में एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट करती है कि ये बच्चा पढ़ने वाला है और इसके मार्क्स हमको नहीं काटने हैं। और लास्ट मिस्टेक है स्किपिंग क्वेश्चंस। आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे, मतलब आप क्वेश्चन गलत करोगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 0 मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप जैसे उसको सीक्वेंस वाइज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि वो जो टीचर जो चेक कर रहा है, वो सीक्वेंस वाइज़ चीज़ों को याद रखता है। तो अगर आप उसको उलझाओगे नहीं, तो वो ज़्यादा अच्छे से चेक करेगा और ज़्यादा अच्छे मार्क्स देगा। तो इसलिए आप सीक्वेंस वाइज़ अगर चलेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। नहीं चल पाए तो भी जो आपको पहले आते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करें। तो अगर आपने सीक्वेंस वाइज़ चलते हुए आपने कुछ क्वेश्चन्स अगर छोड़ दिए हैं, तो उसको उस समय के लिए छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ और बाकी कर लो। फिर आपके पास जो एंड का टाइम बचे, उसमें आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है तो उसका क्वेश्चन नंबर पहले लिख के आओ, उसमें क्या गिवन है ये लिख के आओ, उसमें कोई आपको उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला अगर याद आ रहा है, तो वो लिख के आ जाओ और ऐसा कुछ तो सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? ऐसा आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, आपको वो क्वेश्चन नंबर भी लिखना है, उसके बारे में जितना जो इन्फॉर्मेशन आती है वो लिख के आए, कुछ भी मन से नहीं लिखना है, पर उस चैप्टर से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो भी आता हो, वो सब लिख के आओगे, तो आपका हो सकता है कि आपका आपने जो लिखा है उसमें से कुछ हद तक कुछ चीज़ें सही हों, तो टीचर 1 से 2 मार्क्स आपको दे दे, तो आपको 0 मार्क्स से तो अच्छा है कि 1-2 मार्क्स आ जाए। इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। इवन कई बार ऐसा होता है, अभी तो आपकी ये नॉर्मल एग्ज़ाम है, पर बोर्ड्स में ऐसा होता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और वो क्वेश्चन गलत था या फिर वो उसमें कुछ प्रॉब्लम थी और ऐसा कुछ पता चलता है, तो अगर जिस-जिस बच्चे ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, उसको भी मार्क्स मिलते हैं। इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है? सो ये 10 टिप्स हैं जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए पता होनी चाहिए, है ना? ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप अगर अगर इन पे ध्यान देंगे तो आपके मार्क्स ऑटोमैटिकली ज़्यादा बेटर हो सकते हैं। टॉपर और नॉर्मल स्टूडेंट में ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं होता। अगर एक कोई बच्चा है जो 80 स्कोर कर रहा है और एक जो टॉपर है जो 90 प्लस स्कोर कर रहा है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं होगा। सिर्फ ये डिफरेंस होगा कि जो टॉपर होता है वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन देता है किसी भी चीज़ का। मतलब आपका जब पेपर रहता है ना, उसको वो बहुत अच्छी तरीके से, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेगा, बहुत प्रॉपर तरीके से उसमें हर चीज़ को बनाएगा, करेगा, प्रॉपर स्पेसिंग रखेगा। वो जो कॉपी है ना, वो जब तक अच्छी नहीं दिखेगी ना, वो टीचर अच्छे से चेक नहीं करेगा। अगर आपकी राइटिंग बहुत गंदी है और वो टीचर को बहुत दिमाग लगा के उसको समझना पड़ रहा है ना, तो वो मार्क्स ज़रूर काटेगा फ्रस्ट्रेट होके। और अगर वहीं आपने उसका प्रेज़ेंटेशन अच्छा रखा है ना, तो वो एक्स्ट्रा मार्क्स दे के ही जाएगा। उसके अलावा आपने फ़ॉर्मूला सही से लिखा है कि नहीं, ठीक है? जो टॉपर लोग रहते हैं, वो फ़ॉर्मूला भी अच्छे से लिखेंगे। उसमें वो बताएँगे कि ये वाले फ़ॉर्मूले से हमने ये बोला,
ठीक है, डायग्राम बनाते हैं, उसकी यूनिट्स प्रॉपरली लिखते हैं, सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं। मतलब मैंने जो 10 मिस्टेक बताई है, अगर आप उनको ओवरकम कर पाए तो आपको नॉर्मल से 80 से 90 प्लस लाने में कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, आपको उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना है, जो जो चीजें मैंने बताई है वो करना है। अगर आपने ऐसे पेपर करा है तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और एग्जाम को बहुत अच्छे से करके आना। ठीक है, थैंक यू।